हेलो दोस्तों, ए के स्टडी पॉइंट 2108 में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल तथा अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं में जीके जीएस का बहुत ही योगदान रहा है, जिसको देखते हुए मैं आज जीके जीएस की महत्वपूर्ण क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, जैसा कि इसमें पहला प्रश्न दिया हुआ है, रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था। ठीक है, प्रश्न है रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ हुआ था। इसमें 4 ऑप्शन हैं, वाराणसी, ग्वालियर, मोरार या झांसी। तो आपको पता होना चाहिए 18 जून सन 1858 को ग्वालियर के पास कोटा की सराय में ब्रिटानी सेनाओं से लड़ते लड़ते रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। कहाँ पर हुई थी? सन 18 जून 1858 में ग्वालियर के पास, अर्थात रानी लक्ष्मीबाई का देहांत ग्वालियर के पास या ग्वालियर में हुआ था। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक इसी प्रकार से यह अगला प्रश्न है आपका, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील क्या है? प्रश्न, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो यह है सन 1993 में चिल्का झील को पुनरुद्धार शुरू किया गया था। देखो, ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। देखो, कौन सी भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी? चिल्का झील। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? उड़ीसा राज्य में स्थित है। ठीक है, चिल्का झील सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। तथा ये वाली बूलर झील, जो मैं ये बूलर झील बोलूँ, यह सबसे शुद्ध पानी की झील है। सर्वाधिक शुद्ध पानी की झील है बूलर झील। तो आपको पता होना चाहिए चिल्का झील सबसे खारे पानी की झील है और बूलर झील सबसे शुद्ध पानी की झील है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? ठीक है, अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? देखो, यह मुख्यतः तो वैसे राजस्थान में ही स्थित है। अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है? राजस्थान में, क्योंकि अरावली पर्वतमाला का 80% भाग राजस्थान में ही है। ठीक है, 80% भाग राजस्थान में ही फैला है तथा बाद बाकी अन्य भाग भी गुजरात, हरियाणा तथा दिल्ली में भी अरावली पर्वतमालाओं का कुछ समूह मौजूद है। वैसे इसमें पूछा है अरावली पर्वतमाला कहाँ स्थित है, तो मैं इसको अधिकतर प्रश्न का सही जवाब में राजस्थान को ही सही कर देंगे। ठीक है, इसका सही जवाब हो जाएगा राजस्थान। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। ठीक इसी प्रकार से अगला प्रश्न है, यमुना किस नदी के किनारे बसा है या बसी है? ठीक है, मतलब आगरा किस नदी के किनारे बसा है? तो आपको पता होना चाहिए, देखो आगरा है वो यमुना नदी के किनारे बसा है। आगरा हुआ और दिल्ली हुआ, ये सभी यमुना नदी के किनारे बसे हैं। तथा गंगा नदी के किनारे बसे हैं वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज, फर्रुखाबाद, ये सभी वाराणसी नदी के किनारे बसे हुए हैं। ठीक है, सॉरी, देखो यमुना नदी, आगरा यमुना नदी के किनारे बसा है, दिल्ली भी यमुना नदी के किनारे बसा है। ठीक है, और गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं वाराणसी, कानपुर, प्रयागराज। गंगा के किनारे बसे हैं, क्या बसे हैं? वाराणसी। ठीक है, वाराणसी और प्रयागराज तथा फर्रुखाबाद, ये गंगा नदी के किनारे बसे नदी हैं। ठीक है, तथा ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं? बोलें तो डिब्रूगढ़, यहाँ तेजपुर, यहाँ गुवाहाटी, ये सभी ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे बसे हुए शहर हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गए होंगे। भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? कृत्रिम झील का मतलब होता है मानव निर्मित झील, जिसका निर्माण मानव ने स्वयं किया हो। ठीक है, भारत में सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है? तो आपको पता होना चाहिए गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, यह सबसे बड़ी कृत्रिम झील है भारत की। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। ठीक है, उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ रहा होगा। उसके आगे आएंगे, अगला प्रश्न देखते हैं, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? ठीक है, किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं? तो आपको पता होना चाहिए बुध या शुक्र ग्रह को या पृथ्वी को या फिर बृहस्पति को। तो आपको पता होना चाहिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि शुक्र ग्रह का आकार और द्रव्यमान लगभग धरती के समान ही है, इसीलिए इसको पृथ्वी की बहन की उपमा दी जाती है। इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र ग्रह। ठीक है, सही जवाब हो जाएगा शुक्र। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो यह दक्षिण एशिया में स्थित है। एशिया में कई राज्य हैं या कई देश हैं, तो यह दक्षिण
एशिया में बसा हुआ है। तो दक्षिण एशिया में अन्य देश भी बसे हैं, जैसे भारत है, पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव आदि शामिल हैं इसी में। ठीक है, कौन कौन से हैं? भारत भी शामिल है, भारत तो है ही दक्षिण एशिया में। श्रीलंका भी हुआ, बांग्लादेश भी हुआ, भूटान भी हुआ, नेपाल हुआ तथा मालदीव, ये सभी दक्षिण एशिया में ही शामिल हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहे होंगे। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को शाम का तारा कहते हैं? ठीक है, शाम का तारा, तो ये शुक्र ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है, क्योंकि यह सूर्य उदय तथा सूर्य अस्त होने से कुछ पहले या कुछ बाद में अधिक प्रज्वलित होता है या तेज गति से चमकता है। ठीक है, शुक्र को शाम का तारा भी कहते हैं इसीलिए। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। अगर ये क्लास आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। ठीक है, ताकि ये क्लास आपको समय समय पर मिलती रहें। कि कौन सा सागर एस आकार का महासागर है, मतलब कौन सा जो महासागर है वो एस आकार का है, इस प्रकार से कौन सा है जो इस प्रकार का महासागर है, इस प्रकार का एस आकार का महासागर है। तो आपको ये पता होना चाहिए, अटलांटिक महासागर है जो एस आकार का महासागर है। ठीक है, एस शब्द होता है ना, उस टाइप का ये महासागर है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है आपका, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? देखो, पृथ्वी के कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हैं। ठीक है, पृथ्वी के कुछ मानव निर्मित उपग्रह भी हैं तथा और प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। मानव निर्मित का मतलब होता है या कृत्रिम उपग्रह का मतलब होता है जो मनुष्य ने बनाए थे, और जो प्राकृतिक मतलब हो जो स्वयं उपग्रह बना हुआ हो। तो प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा हुआ, और वो मानव निर्मित ये वाले हो गए। ठीक है, पृथ्वी पर काफ़ी मानव निर्मित उपग्रह बहुत से हैं, जो लगभग 24,000 प्लस करके 2400 प्लस करके है कुछ इनके कृत्रिम उपग्रह हैं पृथ्वी के, तथा मानव निर्मित उपग्रह हो गया ये चंद्रमा। इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रमा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, देखो सबसे छोटा नाम जिसका है वही सबसे छोटा ग्रह भी है। ठीक है, सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह, तो इसमें सबसे छोटा नाम भी दिख रहा है मुझको बुध, तो बुध ही सबसे छोटा ग्रह हो जाएगा। तथा बृहस्पति सबसे बड़ा नाम लगता है बृहस्पति, तो वह सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति हो जाएगा तथा सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अर्थात सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया। ठीक है, अगला प्रश्न है, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी हो जाएगा केलायु। ये संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा इसका, प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहते हैं? देखो, ओजोन गैस है ना, उसको प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो सूर्य की पराबैंगनी किरणें होती हैं, इनसे अगर ये ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य की पराबैंगनी किरण सीधे धरती पे आएगी, जो काफ़ी हानिकारक होती है, जिससे पेड़ पौधे तथा मनुष्य को भी अन्य बीमारियां हो जाएंगी। और जो ओजोन गैस होती है जो धरती से लगभग 25 से 30 किलोमीटर ऊंचाई पर समताप मंडल में स्थित है, जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें, ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन बोलते हैं जिसको है, उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है तथा उसको ख़त्म कर लेती है। तो प्रकृति का सुरक्षा कवच किसे कहा जाता है? ओजोन गैस को प्रकृति का सुरक्षा कवच भी कहते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ओजोन गैस। तथा कहीं कहीं पर ओजोन गैस की कमी आ जाती है, जैसे जो अपने लोग फ्रिज और एसी यूज करते हैं, उसमें से जो गैस निकलती है वह ओजोन गैस को नष्ट कर देती है या ख़त्म कर देती है या ख़राब कर देती है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य की पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुँच जाती हैं और कई बीमारियों का कारण बनती हैं। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। ठीक है, और मतलब ओजोन गैस को समाप्त कौन सी गैस करती हैं? वो होती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो ओजोन गैस को समाप्त कर देती हैं, जिससे पराबैंगनी किरणें धरती तक पहुंचने में सक्षम हो जाती हैं। तो प्रकृति का सुरक्षा कवच ओजोन गैस को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम। ठीक है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत के दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट नाम है, सर्वाधिक दक्षिणी सिरे का नाम। ठीक है, तथा इसी में अगर मैं उत्तरी सिरे का नाम बोल दूँ,
भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम तो इंदिरा पॉइंट हो गया, और अगर मैं उत्तरी सिरे का नाम कहूँ तो इंदिरा कॉल हो जाएगा। सर्वाधिक उत्तरी सिरे का नाम इंदिरा कॉल हो जाएगा, जो जम्मू और कश्मीर में स्थित है। ठीक है, इंदिरा कॉल। तो इसका सभी सही प्रश्न है ये, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है, तो आपको पता होना चाहिए, इसका इंदिरा पॉइंट लगा देंगे। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ रहा होगा। अगला प्रश्न है, भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है। जैसे सेना है थल सेना, जल सेना तथा वायुसेना, इनका कमांडर राष्ट्रपति होता है। इनका कमांडर कौन होता है, राष्ट्रपति, ना कि प्रधानमंत्री, न रक्षा मंत्री, न फौजी। राष्ट्रपति इन तीनों सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर होता है, तथा राष्ट्रपति को मैं भारत का प्रथम नागरिक भी उपमा देते हैं या कहते हैं। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति ही होता है। वर्तमान में भारत का राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, जो एक आदिवासी महिला हैं। उम्मीद है आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, ईवीएम का पूर्ण रूप क्या है। जो अभी इलेक्शन में जो मशीन चलती है, जिसे हम ईवीएम कहते हैं, तो इसका पूरा नाम क्या होता है, इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन, या इलेक्शन वोटिंग मशीन, या एसेंशियल वोटिंग मशीन, या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। तो इसका सही जवाब हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, इसका सही जवाब हो गया इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ईवीएम का पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। उम्मीद है यह आपको भली बात समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है, भारत का संविधान कब लागू हुआ था। तो देखो, इसे 26 जनवरी सन 1949 को संविधान सभा द्वारा पेश कर दिया गया था। 26 जनवरी सन 1949 को मतलब बना के दे दिया गया था कि ये आपका संविधान है, ये तैयार हो चुका है 26 जनवरी 1949 को। लेकिन हुआ क्या था, 26 जनवरी सन 1950 को इसको लागू कर दिया गया था भारत में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में भारतीय संविधान को लागू कर दिया गया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 26 जनवरी 1950। भारत का संविधान लागू कब हुआ था, 26 जनवरी सन 1950 को। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। अगला प्रश्न है, भारत एक है, मतलब भारत क्या है। एक प्रश्न है, भारत एक है, भारत हिंदू राष्ट्र है या धर्मनिरपेक्ष राज्य है, या हिंदू मुस्लिम राष्ट्र है, या सोने की चिड़िया है। भारत कभी सोने की चिड़िया हुआ करता था, बट अब सोने की चिड़िया नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अनेक बाहर से वो आए थे तथा वो युद्ध करके भारत से सोना लूट ले गए तथा ये सोने की चिड़िया पहले हुआ करता था। ठीक है, और अभी भारत क्या है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। ठीक है, ना कि हिंदू राष्ट्र। तो इसका सही जवाब हो जाएगा भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। उम्मीद है आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है, तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो। ठीक है, धन्यवाद।